हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे हमारा जो 10वां चैप्टर है किशोर अवस्था की ओर। तो दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जनन शिशु की उत्पत्ति कैसे होती है, संतान की उत्पत्ति कैसे होती है या किसी जीव की उत्पत्ति कैसे होती है। अब उसके बाद में हमने देखा कि शिशु जब 10 साल तक का होता है तब तक वो छोटा शिशु होता है, उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन नहीं होते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे जब वो 11 से 12 वर्ष से बढ़ने लगता है धीरे धीरे, तो उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन आने लगते हैं। शारीरिक परिवर्तन आने लगते हैं तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था आती है जो 1 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। 10 या 11 वर्ष की अवस्था होती है, वो कहलाती है शिशु अवस्था। उसके बाद में 12 से जो 19 वर्ष की अवस्था होती है वह कहलाती है किशोरावस्था। 19 के बाद में जब 20 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है वो कहलाती है युवा अवस्था, और उसके बाद में वृद्धावस्था। अब हम देखेंगे, पहले की बात करेंगे कि किशोरावस्था, शिशु अवस्था के बाद में आने वाली किशोरावस्था की बात करेंगे। किशोरावस्था क्या होती है? पहला हमारा जो टॉपिक है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था मतलब किसी भी शिशु के बाद में जब संतान, किसी शिशु के बाद में जब धीरे धीरे जब उसमें परिवर्तन आने लगते हैं, किसी भी लड़के में या लड़की में, किसी बाद में धीरे धीरे जब शिशु अवस्था के बाद में किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन आने लगते हैं। उसके बाद हम देखें तो किशोरावस्था क्या होती है? किशोरावस्था का मतलब जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता पूर्ण रूप से विकसित होने लग जाती है। किसी भी मनुष्य के शरीर में जनन की जो क्षमता होती है वो जब विकसित होने लग जाती है तो वो अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। और इस अवस्था की जो अवधि होती है वो 11 से 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो कहलाती है किशोरावस्था। और किशोरावस्था को, अब जो किशोरावस्था होती है 12 से जब ऊपर की ओर देखें तो जो शब्द होते हैं जो टीन लगा के दिखते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये जो किशोर होते हैं इस समय उनको बोलते हैं टीनेजर्स। टीनेजर्स मतलब जो किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं उनकी जो अवस्था होती है उनको बोलती है टीनेजर्स। अब टीनेजर्स या किशोरावस्था, किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? अब हम देखेंगे कि किशोरावस्था में जो परिवर्तन आते हैं वो सबसे ज्यादा शुरुआत में अगर देखें तो लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में जो परिवर्तन आते हैं किशोरावस्था के वो सबसे ज्यादा पहले शुरू होते हैं। हालांकि लड़कों की तुलना में देखेंगे तो लड़कियों में किशोरावस्था के परिवर्तन या जो जनन परिपक्वता के परिवर्तन होते हैं वो लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा में 1 या 2 वर्ष पूर्व आने लग जाते हैं। और किशोरावस्था की शरीर के किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उनका शरीर बढ़ने लगता है, उनके अंदर मानसिक वृद्धि होने लगती है, उनके स्वर में परिवर्तन होने लगता है, धीरे धीरे दाढ़ी मूंछ बढ़ने लगती है। स्त्रियों की बात करें तो उनकी शारीरिक वृद्धि, उनका जो श्रोणी मेखला, अंश मेखला, इनमें वृद्धि होने लगती है, हड्डियां धीरे धीरे अस्थियां बढ़ने लगती है। तो हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण संकेत है लड़के और लड़कियों की जनन क्षमता में विकास होने लगता है किशोरावस्था के दौरान। सबसे इंपॉर्टेंट किशोरावस्था में यही होता है कि जनन क्षमता में विकास होने लगता है और किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारंभ समाप्त होने लगता है। एक होता है यौवनारंभ। यौवनारंभ का मतलब होता है युवा अवस्था का प्रारंभ होना, युवा अवस्था की ओर बढ़ना, धीरे धीरे किशोर अवस्था से युवा अवस्था की ओर बढ़ना। तो धीरे धीरे जब किशोर अवस्था समाप्त होने लगती है तो धीरे धीरे शरीर एकदम युवा बन जाता है और युवा अवस्था वहां पर शुरू होती है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि यौवनारंभ में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, मतलब किशोरावस्था के अंदर यौन आरंभ होता है, युवा अवस्था का आरंभ होता है। तो इस समय कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि लंबाई में वृद्धि होती है। दोस्तों लंबाई में वृद्धि कई प्रकार से होती है। लंबाई में वृद्धि जैसे हम लड़कियों की बात करें तो शुरुआत में जब किशोरावस्था आती है तो लड़कों की तुलना में लड़कियों में ये लंबाई में परिवर्तन ज्यादा आता है और बाद में जब धीरे 18 से 19 वर्ष की आयु तक आती है तो उनमें यह परिवर्तन समान हो जाते हैं लड़के या लड़कियों में। अब हम देखेंगे कि प्रारंभ में लड़कियों की लंबाई अधिक तीव्रता से होती है और इस समय शरीर में अस्थियां
अर्थात हड्डियां मजबूत और बढ़ने लगती है, जैसे कि हाथ की हड्डी है, पैरों की हड्डियां है, ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है और शरीर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, लंबाई में वृद्धि होने लगती है। जब हड्डियां बढ़ेगी तो लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है। अब इनमें अलग अलग वृद्धि होती है। अब देखेंगे कि 8 वर्ष तक तो दोनों की अवस्थाओं में शुरुआती 8 वर्ष की देखे, किशोरावस्था के शुरुआती 8 वर्ष देखे तो 8 वर्ष में दोनों की लंबाई, दोनों अपनी शुरुआत में तो धीरे धीरे लंबाई में परिवर्तन आता है, लड़कियों की लंबाई कभी ज्यादा पहले बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे जब किशोरावस्था का लास्ट पॉइंट आता है तो धीरे धीरे लड़के और लड़की की जो लंबाई या शारीरिक परिवर्तन में समानता आने लग जाती है और शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। आपने देखा होगा कभी कभी किसी के हाथ की हड्डियां बड़ी हो जाती है, किसी के पैर लंबे हो जाते हैं, किसी का सर छोटा हो जाता है। तो शुरुआत में ये परिवर्तन की दर समान नहीं रहती है, धीरे धीरे कभी बढ़ती चढ़ती रहती है, लेकिन जब धीरे धीरे किशोरावस्था की लास्ट स्टेज आती है तो उस समय ये सब परिवर्तन समान दर से, सारी शरीर समान दर से पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। और वृद्धि के इन दिनों को, जो किशोरावस्था के दिन होते हैं, इनमें एक सुविकसित शरीर प्राप्त करने के लिए, हष्ट पुष्ट शरीर प्राप्त करने के लिए किशोरावस्था में संतुलित आहार लेना बहुत ही जरूरी होता है। और अब देखेंगे कि लंबाई के बाद में आकृति में परिवर्तन, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। शारीरिक आकृति में परिवर्तन क्या होता है? आपने देखा होगा कि हम जो छोटे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो किशोरावस्था से नीचे के होते हैं या किशोरावस्था में प्रवेश करने वाले होते हैं, उनके शरीर छोटा होता है, उनके कंधे छोटे होते हैं। लड़कियों की बात करें तो उनका जो श्रोण मेखला भाग होता है, अंश मेखला भाग होता है, वहां पर धीरे धीरे वो भाग आकृति में बड़ा होने लगता है। तो यही है कि आकृति में परिवर्तन होने लगता है। और उसके बाद में हम बात करें कि स्वर यंत्र की, स्वर यंत्र मतलब आवाज में परिवर्तन। जब हम छोटे थे तो हमारी आवाज पतली थी, उसके बाद में अगर लड़कों की बात करें तो लड़कों के अंदर जो ये कंठ के अंदर जो एक बाहर उभरा हुआ भाग दिखता है जिसे लैरिंक्स या कंठमणि बोलती हैं, इस भाग में धीरे धीरे वृद्धि होती है और आवाज में भारी बनाने लगता है, स्वर यंत्र बाहर दिखने लगता है। और ये जो बाहर दिखता है इसे कंठमणि बोलते हैं। लैरिंक्स में वृद्धि होती है, कंठमणि में वृद्धि होती है। और लड़कियों की बात करें तो कंठ यंत्र बाहर नहीं निकलता है, लेकिन लड़कियों की आवाज सुरीली होने लगती है और लड़कों की आवाज में परिवर्तन आने लगता है। धीरे धीरे उनकी आवाज, लड़कों की आवाज भारीपन आने लग जाता है। तो आपने देखा होगा कभी कभार ऐसा होता है कि किसी कारणवश आवाज भारी होने लगती है और बाद में धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है और सामान्य दर से आवाज सामान्य स्तर पर आ जाती है। अब स्वर यंत्र के बाद में देखिए कि स्वेद और तेल ग्रंथियों में वृद्धि। स्वेद और तेल ग्रंथियों का क्रियाशीलता में वृद्धि। स्वेद और तेल ग्रंथियां क्या होती है? तो दोस्तों आपने देखा होगा जैसे जैसे कोई किशोर से युवा अवस्था की ओर परिवर्तन होता है तो उनके शरीर के ऊपर, चेहरे के ऊपर फुंसिया या मुहन से बढ़ने लग जाती है। तो ये जो युवा अवस्था का, किशोरावस्था का एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसमें तेल ग्रंथियां बढ़ने लग जाती है और तेल ग्रंथियों के ज्यादा स्रावित होने से जो फुंसियों के रूप में या मुहंसों के रूप में जो शरीर पर दाग, चेहरे पर फुंसियां बनने लग जाती है और जनन अंगों का विकास होने लगता है। किशोरावस्था का मेन पॉइंट है जनन अंगों में विकास। जनन अंगों में विकास होने लग जाता है। किशोरावस्था में नर जननांग, वर्षण, शिशन ऐसे जैसे भी नर जननांग की बात करें तो धीरे धीरे विकसित होने लगती है और स्त्रियों की जननांग भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और इस समय लड़कियों में अंडाशय की साइज में वृद्धि होने लगती है और अंडे का निर्माण होना शुरू होता है। और इसके बाद में हम अगली जो जनन के बाद में इसमें क्या परिवर्तन आता है वो परिवर्तन देखें तो मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिवर्तन। दोस्तों ये जो किशोर अवस्था है, इस अवस्था को एक तूफानी और तनाव वाली और हर किसी से क्रोध, लड़ने की क्षमता, दिमाग में ऐसे आते हैं, ऐसे सवाल उत्पन्न होते हैं, क्रोध, गुस्सा और हर किसी से लड़ाई झगड़ने के प्रति अधिक ही रुचि बढ़ने लगती है। क्योंकि इसका कारण होता है इस अवस्था में मानसिक वृद्धि होने लगती है, शरीर की संवेदनाओं में वृद्धि होने लगती है। और इस समय कोई भी मनुष्य या कोई भी पुरुष या स्त्री अपने फैसले सोच विचार कर और खुद के ऊपर लेना शुरू करता है और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आता है। और इस समय मस्तिष्क में सीखने की क्षमता बढ़ने लगती है। जब शिशु अवस्था में होता है तो उस समय इतनी सीखने की क्षमता विकसित नहीं होती है। उसके बाद में किशोर अवस्था में धीरे धीरे
सीखने की क्षमता में वृद्धि होने लगती है। अब ये हमने देखेंगे परिवर्तन, साइज में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, जनन अंगों का विकास, स्वर में परिवर्तन, और इसके बाद में आप देखेंगे कुछ ऐसे परिवर्तन लक्षण होते हैं, गौण लैंगिक लक्षण बोलते हैं जिसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। अभी गौण लैंगिक लक्षणों की बात करें तो वे लक्षण जो एक नर तथा मादा में परिवर्तन दिखाई देते हैं, मतलब जिसको इन लक्षणों के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि इनमें ये नर है और ये मादा है, या ये पुरुष है और ये स्त्री है, ये लड़का है या लड़की है। इनमें गौण लैंगिक लक्षणों के आधार पर, मतलब वे लक्षण जो नर तथा मादा में अलग तरीके से हम उनको पहचान सकते हैं। ये लक्षण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्त्रियों की बात करें तो स्तनों का विकास होने लगता है और दुग्ध ग्रंथियों का विकास होने लगता है, दुग्ध ग्रंथियां जो होती है उनमें विकास होने लगता है। और लड़कों की बात करें तो दाढ़ी मूछ का आना, आवाज का भारीपन होता है। ये जो है ये गौण लैंगिक लक्षण है। इनके आधार पर कह सकते हैं, इनमें परिवर्तन दिखा सकते हैं लड़के और लड़की में। और लड़कों के शरीर पर जैसे कि छाती पर बाल आने लग जाते हैं, तो ये जो लक्षण हम गौण लैंगिक लक्षणों की श्रेणी में रखेंगे। तो ये परिवर्तन अब हम देखेंगे किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। हम बात करते हैं कि ये लक्षण किशोरावस्था में बढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये नियंत्रित कौन करता है, किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। इन लक्षणों को नियंत्रित करने की जो क्रिया होती है वो हार्मोनों के द्वारा होती है। हम सबसे पहले जनन अंगों के विकास के जो लक्षण होते हैं, जनन अंगों के जो लक्षण होते हैं उनकी बात करेंगे। स्त्रियों में या पुरुषों में जनन अंगों के लक्षणों को नियंत्रित कौन करता है और कौन कौन से हार्मोन होते हैं। दोस्तों स्त्रियों की बात करें तो उसके अंदर हार्मोन होता है, जिसे स्त्री हार्मोन बोलते हैं, वो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। किशोरावस्था के अंदर स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होने लगता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। और इन दोनों हार्मोनों की वजह से ये हार्मोन इन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। और इन हार्मोनों को जो ग्रंथि नियंत्रित करती है वो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा ये हार्मोन नियंत्रित किए जाते हैं। और इन हार्मोनों के जो उत्पादन होता है वो उत्पादन के नियंत्रण का कार्य, इनके कार्य करने का नियंत्रण का कार्य जो करती है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर यहाँ पर विराजमान पीयूष ग्रंथि होती है। वो ग्रंथि इन हार्मोनों को नियंत्रित करती है। और ये हार्मोन ग्रंथियां अलग अलग ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और सब इन ग्रंथियों को भी नियंत्रण का कार्य पीयूष ग्रंथि देती है। अब जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए हार्मोन की भूमिका क्या क्या होती है। अब हार्मोन कैसे नियंत्रित करते हैं, वृषण या अंडाशय। अब टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो वृषण के द्वारा स्रावित होता है, वृषण ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। और ये अंडाशय और ग्रंथि ये संवेदनाएं उत्पन्न करती है शरीर के अंदर और हार्मोनों का स्रावित करती है। और ये हार्मोनों को हार्मोन इन कार्य करना शुरू कर देते हैं स्रावित होने के बाद में। और मानव में हार्मोन स्रावित होता है किशोरावस्था के बाद में। जो जनन अवधि आती है वो किस साल में आती है। मनुष्य में जनन अवधि अगर हम पुरुष की बात करें, देखिए कि पुरुषों में जनन अवधि या जनन काल कब प्रारंभ होता है। पुरुषों की बात करें तो किशोरावस्था जब प्रारंभ होती है 12 से 13 साल की अवस्था में जनन अंगों का विकास और काम करने शुरू कर देती है। और इनकी जनन अवधि मतलब जनन करने की क्षमता विकसित होने लगती है। और पुरुषों में ये जनन अवधि या जनन क्षमता जो होती है जीवन पर्यंत बनी रहती है। और इसके विपरीत मादा की बात करें तो मादा में भी ये अवस्था 12 से 13 वर्ष की अवस्था में शुरू होती है और उसके बाद में धीरे धीरे 40 या 50 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाती है। जनन अवधि मादाओं में 40 से 50 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो जाती है और नर में ये जनन क्षमता जीवन पर्यंत बनी रहती है। और इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। देखा दोस्तों, आपने देखा कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण इस अवस्था में शुरू होता है। और अंडाणु जो अंडाशय के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है तो इस अवस्था में अंडाणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है और परिपक्व अंडाणु बनना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों कभी कभार क्या होता है, आपने देखा होगा कि अंडाणु
जब अंडाणु शरीर के अंदर बन जाता है और शुक्राणु बन जाता है तो उनका निषेचन होना जरूरी है। अगर निषेचन नहीं होगी तो वो अंडा जाएगा कहाँ। तो उसके लिए दोस्तों क्या होता है कि जो जब निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है तो अंडाणु जब गर्भाशय भित्ति के साथ में लगा होता है, तो जब इसके अंदर निषेचन नहीं हो पाता है तो गर्भाशय भित्ति के साथ में ये रक्त के रूप में गलकर बाहर आ जाता है, और ये जो बाहर आने की जो क्रिया है ये कहलाती है रक्तस्राव या ऋतुस्राव। ये स्त्रियों में आता है। स्त्रियों में जो रक्तस्राव या ऋतुस्राव आता है ये 12 से 13 वर्ष की अवस्था में आना शुरू हो जाता है, और जब तक 40 से 50 वर्ष की अवस्था तक आता रहता है। और जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है तब आता है, और अगर क्रिया हो जाती है तो एक जाइगोट का निर्माण हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, अब जो सबसे पहली बार जब रक्तस्राव होता है, ऋतुस्राव, इसको रजोधर्म भी बोलते हैं। पहली बार जो 12 से 13 वर्ष की अवस्था में जब ये ऋतुस्राव होता है, रक्तस्राव होता है, तो इसको बोलते हैं रजोदर्शन। रजोदर्शन जो पहली बार जो रक्तस्राव होता है। और उसके बाद में 40 से 50 वर्ष की अवस्था में लास्ट बार, अंतिम बार जो रक्तस्राव होता है उसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति। ये रजोनिवृत्ति और रजोदर्शन ये प्राकृतिक क्रिया है। इनको ये शरीर के अंदर हार्मोनों के द्वारा नियंत्रित होती है, और लगभग ऋतुस्राव शक्कर का नियंत्रण हार्मोनों के द्वारा नियंत्रित होता है। और ये मादा के अंदर आती है, बल्कि नर के अंदर ये क्रिया नहीं होती है। लिंग निर्धारण, जब निषेचन की क्रिया के बाद में जाइगोट बनता है तो लिंग का निर्धारण किस तरीके से होता है, मतलब कैसे निर्धारित होता है कि ये लड़का होगा या लड़की होगी। उसके लिए दोस्तों किसी मनुष्य के अंदर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये गुणसूत्र पाए जाते हैं, केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं नर में, और 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मादा में। अगर नर और मादा की अलग अलग कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो दोस्तों इन गुणसूत्रों को अलग अलग नाम दिया गया, एक्स और वाई गुणसूत्र। एक्स जो गुणसूत्र होता है मादा को निर्धारित करता है, और वाई जो गुण होता है वो गुणसूत्र नर को निर्धारित करता है। अब नर और मादा में जो गुणसूत्रों की जोड़ी पाई जाती है, मादा में जो गुणसूत्र जोड़ा पाया जाता है वो पाया जाता है एक्स एक्स, और नर में एक्स वाई गुणसूत्र की जोड़ी पाई जाती है। जब मादा से अंडाणु और नर से शुक्राणु का मिलन होता है और जाइगोट बनता है, तो उसके बाद में एक लक्षण मादा से आता है और एक लक्षण नर से आता है। तो दोस्तों ये कैसे निर्धारित होगा, जब अगर मादा का एक्स लक्षण और नर का एक्स लक्षण दोनों अगर साथ में मिले तो संतान जो प्राप्त होगी वो होगी मादा लड़की। उसके बाद में एक्स से वाई का मिलन होगा, अगर मादा का एक्स और नर का वाई का मिलन होगा तो जो संतान प्राप्त होगी वो होगा लड़का। ये निर्धारित किया जाता है हार्मोनों के द्वारा, इस गुणसूत्रों के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि नर का कौन सा गुणसूत्र मिला और मादा का कौन सा गुणसूत्र मिला। तो दोस्तों वर्तमान में क्या होता है, लिंग का निर्धारण किसी को अगर वर्तमान में ऐसी स्थिति आ गई, किसी को लड़की नहीं चाहिए, तो वो लिंग की जांच करवाते हैं पहले, और उसके द्वारा पता लगा लेते हैं कि लड़का है या लड़की। उसी अवस्था में वो एबॉर्शन करवा देते हैं, उनको गिरा देते हैं। तो दोस्तों ये वर्तमान की बहुत ही गलत फहमी है। अगर लड़का हो या चाहे लड़की, प्रकृति के द्वारा जो सूचित होता है उनको होने दे, रोके नहीं। तो इसके बाद में हमने देखा कि लिंग निर्धारण के बाद में हम पढ़ेंगे कि लिंग जो ये हार्मोन थे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, लिंग हार्मोन, इनके अलावा कौन कौन से शरीर के अंदर हार्मोन होते हैं। दोस्तों हम शरीर को एक चित्र के द्वारा समझेंगे। मनुष्य के शरीर की बात करें तो अगर मस्तिष्क में, इसके बाद में मस्तिष्क के अंदर में एक ग्रंथि विराजमान होती है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है और मस्तिष्क के अंदर विराजमान होती है, और इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और ये ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, शरीर के अंदर होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करती है, और ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, और वो वृद्धि हार्मोन रक्त के साथ मिलकर शरीर के हर भाग में पहुंचता है और उन सबको नियंत्रित करता है। उसके बाद में यहां बात करें तो यहां ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि।
थायराइड ग्रंथि, अब थायराइड ग्रंथि जो होती है वो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है, और थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। थायरोक्सिन हार्मोन अगर स्रावित होना कम हो जाता है तो मनुष्य में गोइटर नाम का रोग होता है। गोइटर, आपने देखा होगा गला कभी कभी सूज जाता है, गले में सूजन आ जाती है, तो वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है और गोइटर नामक रोग उत्पन्न होता है। अब यहाँ अगर आगे की ओर की बात करें तो यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि होती है। ये जो ऊपर की ग्रंथि है ये है अग्नाशय ग्रंथि, है एड्रीनलिन ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के ऊपर ही एड्रीनलिन ग्रंथि उपस्थित होती है, और एड्रीनलिन ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। ये एड्रिनल ग्रंथि है और एड्रिनल हार्मोन स्रावित करती है, और ये जो एड्रिनल हार्मोन है इस शरीर में उत्तेजना, क्रोध, गुस्सा पैदा करता है। मतलब इसको भड़काऊ ग्रंथि भी बोलते हैं। ये शरीर को भड़काने के प्रति ज्यादा उत्तेजित करती है। और अग्नाशय इसके नीचे जो स्थित होती है अग्नाशय ग्रंथि, ये जो ऐसे आकार में होती है अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। अब अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, और इनकी ज्यादा मात्रा होने पर शुगर शर्करा नामक रोग हो जाता है। इसके बाद में नीचे ग्रंथियां होती है अंडाशय और वृषण। यहां पर होती है अंडाशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, और इसके नीचे में वृषण ग्रंथि होती है। ये अंडाशय और वृषण ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि स्त्रियों में होती है और वृषण ग्रंथि नर में होती है। और ये अंडाशय ग्रंथि के द्वारा एस्ट्रोजन और वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो जनन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अब ये देखा हमने मनुष्य में। अब हम बात करेंगे कि कीटों में हार्मोन नियंत्रण कैसे होता है। कीट हार्मोन नियंत्रण, कीट और मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए हार्मोन का नियंत्रण कैसे होता है। तो दोस्तों कीट में जब लार्वा अवस्था होती है तो कीट में धीरे धीरे लार्वा अवस्था, कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन के द्वारा होता है। कीटों में कीट हार्मोन पाया जाता है, उससे वो कायांतरण का कीट से जब अंडा था, अंडे से लार्वा प्यूपा बना, प्यूपा के बाद में वयस्क कीट बना, तो कीट हार्मोन। और मेढक में थायराइड हार्मोन पाया जाता है, और थायराइड हार्मोन कायांतरण को नियंत्रित करता है। थायराइड हार्मोन के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन से इनकी वृद्धि नियंत्रित होती है। अब हमने बात कर ली ग्रंथियों की, अब हम बात करेंगे जननात्मक स्वास्थ्य। जननात्मक स्वास्थ्य मतलब जब जनन अवस्था होती है या उस समय शरीर की जो जनन अंग होते हैं या जननात्मक स्वास्थ्य जो शरीर का होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति का कायिक व मानसिक विसंगति पूर्ण स्वस्थ होना, कायिक तरीके से या मानसिक तरीके से स्वस्थ जो व्यक्ति एकदम सुविकसित होता है तो वो एक क्रिया स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। और स्वस्थ रहने के लिए इन सब चीजों को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार, अब संतुलित आहार की आवश्यकता होती है मतलब शरीर को एक स्वस्थ रखने के लिए या जनन संबंधी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए, मानसिक तरीके से स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार की जरूरी होती है। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार वो होता है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सब खनिज पदार्थ उपस्थित हो तो वो एक संतुलित आहार कहलाता है। जैसे कि सब्जियां है, गेहूं है, रोटी है, दाल है, चावल है, दूध है, फल है, इन सब में एक संतुलित आहार पाया जाता है। इन सब में इस पदार्थ पाए जाते हैं, प्रोटीन, विटामिन। और इसके बाद में ये तो हमारे संतुलित आहार की। और स्वास्थ्य की बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य, समय पर स्नान करना, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को ऐसी बुरी लत में नहीं डालना, ये एक शारीरिक खुद पर डिपेंड स्वास्थ्य के। और अब बात करें शारीरिक व्यायाम, कुछ लोगों शरीर एकदम जब सुडौल हो जाता है, बेडौल हो जाता है तो उस समय उनको व्यायाम की जरूरत होती है, योग करने की जरूरत होती है। तो योग के द्वारा शरीर को, स्वास्थ्य को नियंत्रित करके रखते हैं। और वर्तमान में दोस्तों क्या होता है कि नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों के उपयोग से लोग युवा पीढ़ी या किशोरावस्था से ही बुरी लत लग जाती है नशीले पदार्थों की। और वो नशीले पदार्थ कहीं से भी कर सकते हैं, किसी बुरी संगति से वो नशीले पदार्थ करते हैं, और वो नशीले पदार्थ हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। और शरीर पर बुरा प्रभाव डालने से दोस्तों
हम हाथ से खुद की डिपेंड से तो करते हैं नशीले पदार्थों का सेवन। कभी कभार क्या होता है कि कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर किसी कारणवश ऐसी कोई डॉक्टर की गलती की वजह से हमारे शरीर के अंदर अगर कोई इंजेक्शन की जो निडल होती है वो दोबारा उपयोग में हो जाती है, तो इससे उसके ऊपर जब जो वायरस होते हैं, हो सकता है किसी निडल के ऊपर वायरस हो, तो वायरस जब शरीर के अंदर घुस जाता है, जैसे कि हो नहीं सकता है कि HIV वायरस कहीं हो और शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए और शरीर के जनन अंगों को सीधा वो प्रभावित करता है और एड्स नामक खतरनाक बीमारी से हमें जकड़ लेता है। तो दोस्तों ये थी हमें स्वास्थ्य से बचाने के उपाय। अगर हम इन बातों में ध्यान रखें तो शरीर एकदम स्वस्थ तरीके से, संपूर्ण तरीके से जनन संबंधी विकसित हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये चैप्टर था किशोर अवस्था की, और इसमें हम किशोर अवस्था, आंधी तूफान वाली अवस्था के बारे में पढ़ा। तो इस अवस्था में अगर आप देख रहे हो तो आप पढ़ रहे हैं तो आपकी भी यही अवस्था चल रही है, और इस अवस्था में खुद को इतना कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें कि आपका मन भटक नहीं जाए, क्योंकि ये भटकाने वाली अवस्था होती है, इसमें किसी भी प्रकार से भटक सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 50% सिलेबस से हम और हो चुके हैं, और हमारी बायोलॉजी को जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, और अगले हम जो फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के कुछ चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। धन्यवाद।